अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग MCQs और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला MCQ देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट MCQ। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स पजेस। नाउ लेट मी टेल यू दैट जब हम आइडियल गैस के अजम्पशंस करते हैं तो हम बोलते हैं कि आइडियल गैस इज अ गैस इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होने का सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए। ओके, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हम अज्यूम करते हैं इसमें आइडियल गैस के लिए कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल, इसलिए गैस के केस में सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, ये एकदम डायरेक्ट है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला है डायरेक्ट, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, जिसमें आपको याद रखना चाहिए कि n इज़ नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, जिसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, और d मतलब मॉलिक्यूल का डायमीटर। सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। देखो, आइसोथर्मली मीन्स व्हाट, आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी कैन यूज बॉयल्स लॉ, राइट। तो देखते हैं, सी फर्स्ट व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है देखो, द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। हम जानते हैं कि P2 दैट इज अ फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर माइनस 10% ऑफ इनिशियल प्रेशर, राइट। तो 10% को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 होगा, और 10/100 मतलब 0.1, राइट। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आएगा P2 इज इक्वल टू 0.9 P1। दिस इज़ योर आंसर फॉर फाइनल प्रेशर। अब पूछा है उन लोगों ने कि वॉल्यूम का क्या होगा। हम जानते हैं कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस वी कैन यूज़ बॉयल्स लॉ, एंड बॉयल्स लॉ इज P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब एक बात तो पक्का है कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1, राइट। V2 V1 से बड़ा होगा। हमसे क्या पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। तो मैं आपको बताता हूँ हमको निकालना क्या है। देखो, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, percentage change in volume will be equal to change in volume upon original volume, that is V1, right, multiplied by 100। ये हमारा आंसर है। ये तो हमको क्या करना है देखो, सो दिस विल बी इक्वल टू पर चेंज इन वॉल्यूम। हम जानते हैं क्योंकि प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट मीन्स V2 विल बी मोर देन V1। तो चेंज इन द वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1 द होल डिवाइडेड बाय V1 इंटू 100, राइट। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज चेंज होगा फाइनली, परसेंटेज चेंज कैन बी रिटन एज, परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू V2 बाई V1 माइनस V1 बाई V1 को 1 लिख लेते हैं इंटू 100। बस अब हम लोग को V2 बाई V1 निकालना है, हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं बॉयल्स लॉ। सो आई कैन राइट बाय बॉयल्स लॉ, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, सो बाय बॉयल्स लॉ आई कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और अगर मैं लिखूंगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो आई ऑलरेडी नो P2 इन टर्म्स ऑफ P1। P2 P1 के टर्म्स में 0.9 P1 और V2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो P1 कैंसिल हो जाएगा, और V2 क्या होगा, V2 विल बी इक्वल टू 1/0.9 इंटू V1, दैट विल बी इक्वल टू 10/9, और 10/9 क्या होगा, 1.111, ऐसे चलता ही रहेगा, राइट। सो ये हो गया आंसर। तो अल्टीमेटली अगर थोड़ा सोचो तो V2 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1.111 V1 सब्सटीट्यूट कर लो 1 में। अगर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो परसेंटेज चेंज का आंसर आएगा, देखो V2 के जगह पे लिखेंगे 1.111 V1, 1.111 V1 बाई V1 विल बी नथिंग बट 1.111, माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 0.1111 इंटू 100। तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर आएगा 11.11%, और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। तो देखो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, तो इंक्रीज आएगा आंसर, आंसर इज इंक्रीज।
इंक्रीज बाय 11.11%, क्योंकि प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0.72 है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है, और इससे इजी सम नहीं हो सकता था. तो देखते हैं हम लोग, ये काफ़ी इजी है. हम डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं कि A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1 को मैं 1.00 लिख लेता हूँ. A प्लस R विल बी इक्वल टू 0.96 प्लस T इक्वल टू 1.00. तो डेफिनेटली T विल बी इक्वल टू 1.00 माइनस 0.96. तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू 0.04. तो आंसर ये सी वाला, सॉरी सी नहीं, बी वाला. दिस इज द आंसर 0.04. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब बॉडी वही है, राइट, एट 1327 एंड 527. टेम्परेचर अलग अलग है, मतलब एक बार हमको टेम्परेचर दिया हुआ है 1327 और अगली बार टेम्परेचर दिया है 527. तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर? फर्स्ट टेम्परेचर 1327. लेट मी टेल यू दैट थ्रू आउट इन दिस चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में आपको टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, तो ही आंसर्स करेक्ट आएंगे. और ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्लस 273 कर लेंगे, तो ये आंसर आएगा 1600 केल्विन. अब ये केल्विन में हो गया. सिमिलरली टेम्परेचर T2 527 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी आप 273 ऐड कर लो तो इट विल बिकम व्हाट? केल्विन. तो 527 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 800 केल्विन, राइट. तो हमको T1 T2 पता चल गया. अब देखो, वी नो बाय स्टीफन्स लॉ फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. तो हम लिख सकते हैं कि EB1 अपॉन EB2, हमको कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है. EB2 will be equal to T1 raised to 4 upon T2 raised to 4. I hope everyone knows जब बीच में प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है और हम रेशियो लेते हैं तो कॉन्स्टेंट्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, राइट. तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ T1 अपॉन T2 द होल रेज टू 4, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 1600 अपॉन 800 द होल रेज टू 4, और ये होगा 1/2, 2/1, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, राइट. तो आंसर आएगा 16/1. 16/1 ऑप्शन है, तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर. चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. मेरे ख्याल से MCQs इतने ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक दो क्वेश्चन से देख लेते हैं ज़रा. क्वेश्चन नंबर 2 के थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो लेट अस राइट डाउन द आइडियल गैस इक्वेशन. हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT. PV इज इक्वल टू NRT. अच्छा, जिन बच्चों को फॉर्मूलाज, देखो एक बहुत इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग फॉर्मूला याद रख लो तो. और मैंने 3 दिन पहले शायद फॉर्मूला की वीडियो अपलोड की है, दैट इज़ ओनली फॉर्मूला, राइट. तो आपको फॉर्मूला का लिस्ट पढ़ लेना पहले और फिर आप प्रॉब्लम्स करना, आपको बहुत ईजी लगेंगे प्रॉब्लम्स. ये चैप्टर के प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सबसे इजी सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्ट है, उसके बाद ये है, और फर्स्ट वाला सबसे टफ था. फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ थे, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, राइट. नाउ सो राइट डाउन द आइडियल गैस इक्वेशन. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मास ऑफ द गैस हमको दिया हुआ है. मास ऑफ द गैस दिया है 7 ग्राम्स, तो मैं 7 लिखूंगा, और मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं नाइट्रोजन का 28 है, तो PV इज इक्वल टू 7/28 RT. तो PV इज इक्वल टू 1/4 RT. इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज 1/4. 1/4 इज नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. सेकेंड क्वेश्चन में और एक न्यूमेरिकल है, फोर्थ. इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.44 kg पर मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 10⁵. तो प्रेशर हम जानते हैं, देखो हम क्या क्या जानते हैं डेटा. डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू 1.44 kg पर मीटर क्यूब, और हम प्रेशर का वैल्यू भी जानते हैं. द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज़ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन पूछा है
व्हाट इज़ द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट फार्मूला फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और अ फॉर्मूला है द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन एज, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, द RMS वेलोसिटी इज गिवन एज, RMS velocity is given as C is equal to square root of 3p by rho। सो इसमें सब्सटीट्यूशन करना है सब वैल्यूज़ के, तो C is equal to root of 3 इंटू द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 10⁵, और डेंसिटी का वैल्यू तो दिया हुआ है 1.44, राइट। तो आपको P मालूम है, आपको रो मालूम है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए, द आंसर शुड बी 456.4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द आंसर। ये आपको कैलकुलेशन लॉग बुक यूज़ करके करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जिनको लॉग अभी भी नहीं आता, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप देख लेना उसको, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। Calculate the ratio of mean square speeds of molecules of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin। मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशो पूछा है, राइट। गैस वही है, वी ऑल नो दैट कि द मीन स्क्वायर, पहले टेम्परेचर लिख लेता हूँ। द फर्स्ट डेटा इज टेम्परेचर इज 30 केल्विन एंड इन द सेकेंड केस द टेम्परेचर इज 120 केल्विन। तो हमको कन्वर्ट करना ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी टेम्परेचर केल्विन में ही दिया हुआ है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। Now we have to calculate the ratio of RMS velocities at these two temperature. Now you should know that not RMS, mean square velocity. The mean square velocity is given as, square velocity का direct formula है C square bar, that is, वो बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो एक एवरेज है, एवरेज के लिए बार लिखते हैं, बट वो वेक्टर नहीं है, वो याद रखना आप। C square bar is equal to 3RT by m0, 3RT by m0। अब m0 is molecular weight। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अ गैस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गैस, गैस तो वही है, तो molecular weight will not change, molecular weight will remain the same। not only that, R भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि C स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फिर मेरा काम हो गया, मुझे तो रेशो चाहिए। तो C1 स्क्वायर बार अपॉन C2 स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू स्ट्रेट अवे T1 अपॉन T2, और T1 भी पता है, T2 भी पता है। T1 है 30 और T2 है 120, एंड 30 अपॉन 120 इज 1/4। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 2 vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. So अगर मैं डेटा लिखूँ तो शायद ऐसे है कि प्रेशर इन A इज़ ट्वाइस द प्रेशर इन B। इनफैक्ट A का सब कुछ B का डबल है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि प्रेशर ऑफ A इज़ ट्वाइस द प्रेशर ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ A इज़ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ B, and temperature of A is twice the temperature of B, right? And I have to calculate, मुझे कैलकुलेट करना है number of molecules of A upon number of molecules of B। ये मेरे लिए क्वेश्चन है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आई विल यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन। आई कैन राइट बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आई कैन राइट by ideal gas equation I can write PV is equal to NKT। I hope everyone knows कि उसमें K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी फॉर्मूला वाली वीडियो ज़रूर देखना, राइट। वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, और आपने सिर्फ वो वीडियो देख लिया तो मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अब गैस A के लिए अगर मैं लिखूँ इक्वेशन, तो PAVA इज इक्वल टू NA, K इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऐसे आएगा। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 फॉर गैस A। और गैस B के लिए PVB इज इक्वल टू NBK TB, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं डिवाइड करूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, विच इज़ माई नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2,
dividing equation 1 by equation 2, if I divide, I will get PA upon PB into VA upon VB will be equal to NA upon NB. K will get cancelled into TA upon TB. अब अगर आप डेटा को एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखो तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा. PA अगर 2 टाइम्स ऑफ PB है तो PA अपॉन PB 2. सिमिलरली VA अगर 2 टाइम्स ऑफ VB है तो VA अपॉन VB भी 2 होगा. और अगर TA 2 टाइम्स ऑफ TB है तो TA अपॉन TB भी 2 होगा. मतलब मैं PA अपॉन PB के जगह पे 2 लिखूँगा, इसके जगह पे भी 2 लिखूँगा, NA अपॉन NB इंटू 2. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो अगर, तो आंसर आएगा NA अपॉन NB विल बी इक्वल टू 2. ये आंसर है 4 अपॉन 2. करेक्ट है. लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13. अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर P है. इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 and 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure. in other words क्या है कि जो नया मास है मॉलिक्यूल्स का, m डैश लिख लेता हूँ, वो है 1/3 ऑफ इनिशियल मास. तो ये छोटा है, मतलब याद रखना मास ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. एंड स्पीड्स आर डबल्ड. स्पीड्स आर डबल्ड मतलब जो नया स्पीड है c डैश RMS वेलोसिटी, वो पहले का डबल हो गया, पहले से कंपैरेटिवली डबल हो गया. देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर. रिजल्टेंट प्रेशर P डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और पहले कितना था, P था, अब कितना होगा प्रेशर, यही क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, कोई इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज गिवन एज, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज गिवन एज, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज, फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, देखो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mNc² बाई V. अब इस फॉर्मूला में देखो क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है. इस फॉर्मूला में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि गैस इज इन अ सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो तो बदलने वाला नहीं है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है. अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है, तो 1/3 भी कांस्टेंट है. तो अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mc² और सॉल्व कर लो, या ऐसे कर लो, न्यू प्रेशर विल बी इक्वल टू, एज यू विश, दोनों में से कोई भी आप जैसा करना है आप कर लो. इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँगा. न्यू प्रेशर P डैश इज इक्वल टू 1/3 m डैश n c डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई V. तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ m और c और p, n और v कांस्टेंट है. अब हम लोग ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, राइट. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, याद रखना. डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो अगर मैंने डिवाइड किया तो आंसर आएगा P डैश अपॉन P, 1/3 कैंसिल, n बाई वी कैंसिल, इधर आएगा m डैश बाई m इंटू c डैश बाई c द होल स्क्वायर, राइट. अब m डैश बाई m अगर ध्यान से देखो, m डैश बाई m, तो m डैश बाई m हो गया 1/3 और c डैश बाई c 2, तो 2 स्क्वायर आएगा, राइट. तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर आ गया, प्रेशर P डैश इज इक्वल टू 4/9P. सो प्रेशर P डैश इज इक्वल टू 4/9P. इज दैट क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स दैट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP. मतलब ये प्रूव करना है कि ऑक्सीजन का जो वेलोसिटी है या RMS वेलोसिटी है वो सल्फर ऑक्साइड का √2 टाइम्स है. तो काफ़ी इजी सम है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करना है. सिर्फ आपको याद रहना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन है 32, ये भी मैंने फॉर्मूला लिस्ट में बताया है. और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, तो O2 तो 32 होगा और सल्फर भी 32 है, तो 32 + 32 हो जाएगा 64, राइट. और RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं. द RMS वेलोसिटी is given as, फॉर्मूला है RMS वेलोसिटी की, C is equal to √3RT by m0.
3RT/m0, राइट। इस फॉर्मूला में m0 मतलब मॉलिक्यूलर वेट, T मतलब टेम्परेचर एंड ऑल दैट। अच्छा देखो, हमारे प्रॉब्लम में टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि बोला हुआ है STP, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, राइट। तो आई कैन स्ट्रेट अवे राइट C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m0, करेक्ट है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा C ऑक्सीजन अपॉन C सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, उल्टा आएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर SO2 का मॉलिक्यूलर वेट और नीचे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो फाइनली हम तो दोनों का वैल्यू जानते हैं। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64/32 हो गया और 64/32 मतलब √2। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो मुझे आंसर आएगा CO2/CSO2 इज इक्वल टू √2, और थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी CO2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ CSO2। तो मैंने प्रूफ कर लिया कि जो ऑक्सीजन का RMS वेलोसिटी होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड के RMS वेलोसिटी का √2 टाइम्स होगा, जो यही मुझे प्रूफ करने के लिए कहा गया था, करेक्ट। तो ये हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th वन। सो क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15th है, at what temperature will oxygen molecules have same RMS speed as that of helium at STP। मतलब हीलियम का टेम्परेचर हम जानते हैं, राइट। मगर अगर मैं ऐसे लिखूं कि ऑक्सीजन और हीलियम, राइट, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि मुझे क्या क्या पता है। देखो मुझे मॉलिक्यूलर वेट दोनों का पता है, मॉलिक्यूलर वेट्स, दिस इज़ व्हाट आई नो। मॉलिक्यूलर वेट्स, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट मैं जानता हूँ कि 32 है, ये देने की बात ही नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4 है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई नो टेम्परेचर्स का भी कुछ नाम दे देता हूँ, टेम्परेचर्स, चलो टेम्परेचर्स, ठीक है। ऑक्सीजन का टेम्परेचर, ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर ढूंढना है हमको शायद, यस, हाँ, ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर ढूंढना है, TO2 ढूंढना है हम लोग को। और किसका टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ हीलियम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीलियम, द टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज STP, STP मतलब 273 केल्विन, 273 केल्विन, और डायरेक्ट है। और कंडीशन क्या दिया है, देखो अगर मैं RMS वेलोसिटीज़ लिखूँ ऐसे, RMS वेलोसिटी, दिस इज़ द वे यू शुड राइट द डेटा, और ये तो आप लोगों को बचपन में सिखाया ही जाता है, डेटा वेटा कैसे लिखते हैं। एनीवेज डेटा के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता, बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड में आपको मार्क्स सिर्फ किसके लिए मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ, डेटा के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते। फॉर्मूला, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, फाइनल आंसर, बस ये 3 चीज़ के लिए मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से करना है। ये तो डेटा तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, करेक्ट। तो सी, तो RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन को मैं CO2 लिख लेता हूँ और इसको मैं CHE लिख लेता हूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं थी। और दिया क्या है, देखो दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, दैट मीन्स CHE इक्वल टू CO2, करेक्ट। दोनों का RMS वेलोसिटी इक्वल है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। सी नाउ, फ्रॉम डेटा आई ऑलरेडी नो दैट C ऑक्सीजन इज इक्वल टू C हीलियम, राइट। और हम जानते हैं कि RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला है √3RT/m। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे m के जगह पे क्या लिखेंगे, m ऑक्सीजन, और t के जगह पे t ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3RT हीलियम अपॉन m हीलियम। अब स्क्वायर कर लेते हैं, व्हेन वी स्क्वायर रूट चला जाएगा और फॉर्मूला आएगा 3RT ऑक्सीजन बाय m ऑक्सीजन, राइट, इज इक्वल टू 3RT हीलियम अपॉन m हीलियम, राइट। तो आई थिंक अब क्या होगा, देखो अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो शायद ये कैंसिल हो गए, 3R और 3R कैंसिल हो गया, और फिर आंसर आएगा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। T ऑक्सीजन मुझे ढूंढना है, m ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 है शायद, राइट। और टेम्परेचर ऑफ हीलियम दिया हुआ है 273 और ये 4 है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा T ऑक्सीजन इज इक्वल टू
273 इंटू 32/4, तो ये 4 1 जा और 8 जा, और 273 आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो मेरे ख्याल से विदाउट लॉग भी कर सकते हैं आदमी, करेक्ट है। तो इफ़ यू डू दैट आपको आंसर आएगा 2184 केल्विन, शायद ये आंसर आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, राइट। 2184 केल्विन, दैट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th वन। अगर मैं सारे प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में सॉल्व कर लूँगा तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं एक आध सम और कर लेता हूँ और बाकी के सम्स में नेक्स्ट वीडियो बना लेता हूँ एक, और बस 1-2 दिन, ये वीडियो अपलोड आज हुआ तो समझो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट वाला वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो नाउ वी मूव ऑन टू 16th वन, दैट इज कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 विथ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27। मतलब डेटा वाइज देखा जाए तो दो गैस है पिक्चर में, एक हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन। और टेम्परेचर्स दोनों के दिए हुए, टेम्परेचर्स थोड़ा संभालना टेम्परेचर को, वो सेल्सियस में उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 127 + 273 केल्विन, सो आई थिंक दैट विल बी इक्वल टू 400 केल्विन, इज इट? और ऑक्सीजन का दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 27, सो 27 + 273 केल्विन, अब वो केल्विन में हो गया 300 केल्विन, करेक्ट। मॉलिक्यूलर वेट तो हम जानते हैं, उसको देने का ज़रूरत ही नहीं है, लाइक मॉलिक्यूलर वेट हम ऑलरेडी जानते हैं दोनों का। मॉलिक्यूलर वेट्स, द मॉलिक्यूलर वेट्स वी ऑलरेडी नो। फॉर हाइड्रोजन द मॉलिक्यूलर वेट इज़ 2 एंड फॉर ऑक्सीजन द मॉलिक्यूलर वेट इज़ 32। देखो एग्ज़ाम में अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, यू कैन नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई कि नहीं दिया है तो हम कैसे करें, आपको याद रखना पड़ेगा सब गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट, आखिर केमिस्ट्री में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा इस सब मैटर पे। अच्छा, कंपेयर मतलब हमको रेशो निकालना है, सी हाइड्रोजन अपॉन, व्हाट वी वांट टू फाइंड इज दिस, सी हाइड्रोजन अपॉन सी ऑक्सीजन। चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व नाउ। पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो क्योंकि फॉर्मूला कैरीज मार्क्स। तो द RMS वेलोसिटी इज गिवन एज, द RMS वेलोसिटी is given as, we know the formula for RMS velocity, C is equal to square root of 3RT by m0, ये फॉर्मूला है। अब 3R तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, सब लिखते हैं, स्टेप्स कुछ स्किप नहीं करते, सब लिखते हैं। तो C हाइड्रोजन का आंसर आएगा रूट ऑफ 3RT हाइड्रोजन अपॉन M हाइड्रोजन, तो करेक्ट है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। और C ऑक्सीजन का आंसर क्या आएगा, C ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट, 3RT ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय M ऑक्सीजन, और ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। और अब मुझे सिर्फ डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। सो इफ़ आई डिवाइड इक्वेशन 1/2, dividing equation number 1 by equation 2, what I'll get, dividing equation number 1 by equation number 2, what I'll get, C hydrogen upon C oxygen will be equal to square root of 3R तो कैंसिल हो जाएगा, देखो उसको छोड़ दो, T हाइड्रोजन बाय M हाइड्रोजन इंटू उल्टा M ऑक्सीजन बाय M ऑक्सीजन बाय T ऑक्सीजन। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो T हाइड्रोजन है 400 इंटू M ऑक्सीजन 32 डिवाइडेड बाय M हाइड्रोजन 2 और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज 300। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी कैलकुलेशन है एंड आई विल कीप द आंसर जैसे गवर्नमेंट बुक ने रखा है वैसे ही सेम। ये ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा 2 1 और 2 16, करेक्ट है। तो आप अगर सोचो तो 16 4 64 होते हैं, तो 64 का रूट तो डायरेक्ट 8 है। तो C हाइड्रोजन अपॉन C ऑक्सीजन का फाइनल आंसर देखो, C हाइड्रोजन अपॉन C ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 64 स्ट्रेट अवे 8 है, तो 8 बाहर निकाल लेता हूँ और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा रूट ऑफ 3। तो गवर्नमेंट बुक ने भी आंसर ऐसे ही छोड़ दिया, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया आगे, तो हम लोग भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलो 8/√3। बट अगर एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे कि √3 को 1.732 लिख के फिर कैलकुलेट करना चाहिए। दिस इज़ द लास्ट सम फॉर दिस लेक्चर।
फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो वॉल्यूम है 5 लीटर मतलब वॉल्यूम, और इसका आंसर गवर्नमेंट बुक में करेक्ट नहीं है, मैच नहीं हुआ, राइट। मतलब हमारा सही है, गवर्नमेंट बुक में गलत है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 लीटर। हाउ डू यू कन्वर्ट लीटर टू मीटर क्यूब? 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। लीटर को मीटर क्यूब में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसा बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप याद रखना कि लीटर को मीटर क्यूब में ऐसे कन्वर्ट करते हैं 10 पावर -3 एंड द SI यूनिट इज़ मीटर क्यूब, इसलिए आपको मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ द गैस इज़ गिवन एज 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का। The kinetic energy of a gas is given as the kinetic energy of a gas is given as kinetic energy is equal to 3/2 PV। तो kinetic energy will be equal to 3/2 into pressure 1.013 into 10 power 5 इंटू वॉल्यूम दैट इज़ 5 इंटू 10 पावर -3। और अगर हम इस कैलकुलेशन को कर लें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आता है 759.7 जूल्स। मतलब कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हो गया, खाली थोड़ा पावर का मिस्टेक हो गया गवर्नमेंट बुक में, प्रिंटिंग एरर होगा डेफिनेटली वो। सो दिस इज़ द आंसर 759.7 जूल्स, राइट। सो आफ्टर दिस आई विल स्टॉप द वीडियो, ओके। एंड एक दिन और वेट करना, एक ये वीडियो आज अपलोड हुआ तो एक दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।